Welcome back to the Human Psyche. I'm Lucky Mishra. In today's video, we are going to study about obsessive compulsive and related disorders. So let's get started because psychology is everywhere. Obsessive compulsive disorder, also known as OCD, is a mental health disorder characterized by recurrent obsessions and or compulsions that individual feels driven to perform. ये जो ऊपर लिखी हुई है ये इसकी डेफिनेशन है, आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। आप किसी इंसान को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डायग्नोस होता है तो उसको दोनों चीज़ें होंगी, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, तो दोनों चीज़ें होंगी। ऑब्सेशन के अंदर उसको होंगे इंट्रूसिव थॉट्स यानी कि वो थॉट्स जो कि अनवांटेड होते हैं, आप जानबूझकर नहीं करते, वो अपने आप आपके दिमाग में आ रहे हैं। और ये थॉट्स जो होते हैं डिस्टर्बिंग होते हैं, वो जो इंडिविजुअल है उसको परेशान करने वाले थॉट्स, मतलब एक ही तरीके के या रिलेटेड थॉट्स बार बार आए जा रहे हैं और आप उनको रोक नहीं सकते। इनमें इमेजेस की भी आएंगी, मतलब आपको बार बार इमेजेस आ रही है कोई सी जो कि आप नहीं लाना चाहते पर दिमाग में आ रही हैं। और अर्जेस यानी नीड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। ठीक है, तो अर्जेस के अंदर ये चीज आएंगे यानी आपको करनी पड़ेगी कोई चीज। तो ऑब्सेशंस में ये आता है कि you are having repetitive thoughts again and again which are unwanted. अब कंपल्शन के अंदर क्या आएगा, रिपीटेटिव बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट्स, यानी कि ऑब्सेशन के अंदर आपको सिर्फ थॉट्स आ रहे थे एक चीज से रिलेटेड। अब इन थॉट्स को खत्म करने के लिए यानी बंद करने के लिए आपको कोई एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, यानी कोई चीज करनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये थॉट्स बंद हो जाए। तो थॉट्स बंद करने के लिए आप एक ही तरीके के बिहेवियर्स या मेंटल एक्ट्स बार बार करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये जैसे एग्जाम्पल में सिमेट्री एंड ऑर्डर लिखा है, यानी आपको बहुत ज़्यादा नीड हो रही है एक चीज़ को परफेक्टली अलाइन करने के लिए। या आपने मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा कि किसी को ओसीडी डायग्नोस्ड है, वो थोड़ा सा एक्सेसिव होता है, इतना रियल में नहीं होता है। पर अगर किसी पर्सन को सिमेट्री ऑर्डर वाला से रिलेटेड ओसीडी है तो उस इंसान को कोई भी चीज को परफेक्टली अलाइन करना जिस वे में वो रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए कोई चीज, तो दे हैव कांस्टेंट रिकरिंग थॉट्स ऑफ चेंजिंग द अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन वे दैट देयर माइंड वांट्स टू। ठीक है, तो इसके अंदर ऑब्सेशन हो रहा है परफेक्टली अलाइन करने से किसी चीज को। ऑब्सेशन यहाँ पे ये वाला सिर्फ एक एग्जांपल है, बहुत अलग अलग तरीके के ऑब्सेशंस हो सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके के थॉट्स हो सकते हैं। कंपल्शन के अंदर क्या आएगा कि क्योंकि उस इंसान को बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज सीधी रखनी है, चीज सीधी क्यों नहीं है, ये बॉटल टेढ़ी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बॉटल इन फ्रंट ऑफ हिम जो कि टेढ़ी रखी हुई है, तो उसको बार बार थॉट्स आ रहे हैं कि आई हैव टू मेक दिस लाइक स्ट्रेट। अब क्योंकि ये थॉट्स आए जा रहे हैं और इन थॉट्स को इस पर्सन को बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पर्सन किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो अब ये क्या करेंगे, अब वो उस आइटम को यानी बॉटल को स्ट्रेट सीधा कर देंगे जिस वे के अंदर उनका माइंड उनको बार बार थॉट्स दिला रहा है। तो अब इससे आपको क्या पता चलता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर जो अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, जो इनवॉलेंट्री थॉट्स एक पर्सन को परेशान कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उन थॉट्स को बंद करने के लिए वो इंडिविजुअल कुछ एक्शंस करता है, कुछ बिहेवियर्स करता है, कुछ चीज़ों में एंगेज होता है जो कि फिर उसे बार बार करनी पड़ती है क्योंकि थॉट्स आए जा रहे हैं। तो अब इसका आप एग्जाम्पल तो अपन ने पढ़ लिया। अपन ये होता है सिंपल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अंदर दो तरीके के होते हैं, एक कोवर्ट एक ओवर्ट। जैसे आपने पहले बिहेवियर्स में पढ़ा होगा कि एक कोवर्ट बिहेवियर्स होते हैं जो कि आपके माइंड के अंदर होते हैं, या जो बिहेवियर्स दिखते नहीं है उन्हें कोवर्ट कहते हैं और जो दिखते हैं उन्हें ओवर्ट कहते हैं। तो तो इसी के अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव में कुछ ऐसे चीजें होती है जो आप सिर्फ माइंड में ही करते हैं अपने।
ठीक है, और आपके माइंड के अंदर ये बार बार इमेजेस बनाए जा रहे हैं क्योंकि आपको थॉट्स आ रहे हैं, तो वो भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव में आता है। पर मेनली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यही है। अब इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम आगे पढ़ेंगे। सो ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, यानी कि रिलेटेड डिसऑर्डर्स वो होते हैं यानी जिनको आप ओसीडी का नाम नहीं दे सकते, पर वो बिल्कुल जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं ओसीडी से, पर ये सेपरेट डिसऑर्डर्स हैं। अगर आपके कोर्स में नहीं लिखा हुआ हो तो आप ये स्किप कर सकते हैं, पर मेनली आप थोड़ा सा तो इसके बारे में पढ़ के जाइए, क्योंकि नहीं तो एज अ 15 मार्क क्वेश्चन आपके पास नहीं बनेगा ओसीडी से रिलेटेड। तो अब रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर आएगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, आपने कोई ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस करा, आपने एक बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन देख ली, जिसकी वजह से आपको बार बार इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, यानी अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं उस स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड। जो ट्रॉमा आपके हुआ है उससे रिलेटेड आपको बार बार थॉट्स आ रहे हैं। अब क्योंकि बार बार थॉट्स आ रहे हैं तो आप रिपीटेटिव कंपल्शन कर रहे हो। रिपीटेटिव कंपल्शन यानी एक ही तरीके के एक्ट्स यानी बिहेवियर्स बार बार परफॉर्म कर रहे हो, एक ही तरीके के काम आप वापस वापस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पीटीएसडी का ये हो सकता है कि किसी इंसान ने अपना घर या किसी और का घर जलते हुए देख लिया, तो इसकी वजह से उसे बार बार ये थॉट आता है कि क्या पता मैंने स्टोव की जो गैस है वो ऑन रख दी हो। तो इस थॉट को बंद करने के लिए वो इंसान बार बार किचन में जाके गैस को चेक करता है, तो ये रिपीटेटिव कंपल्शन हो जाएगा। दूसरा डिसऑर्डर होगा होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर के अंदर कोई इंसान जो चीज़ों को फेंक नहीं पाता है, अपनी पोजेशंस जो होती हैं वो चाहे से बिल्कुल, लाइक फॉर एग्जांपल केला है वो सड़ गया, पर वो इंसान उस केले से इतना ज़्यादा कह सकते हैं इमोशनली इन्वॉल्व्ड है कि वो उस चीज़ को फेंक नहीं पाएगा। तो होर्डिंग डिसऑर्डर के अंदर जब इंसान बहुत सारी चीज़ें भरता जाता है, उनको फेंक नहीं पाता, उनसे अलग नहीं हो पाता, उनको छोड़ नहीं पाता, और इसकी वजह से उसकी डेली फंक्शनिंग में दिक्कत आती है, उसे होर्डिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का रिलेटेड डिसऑर्डर है। एक्सकोरिएशन के अंदर इंसान अपनी बॉडी की स्किन जो है उसको पिक करने लग जाता है, यानी खुरचने लग जाता है, प्लक करते हैं अपनी स्किन को, बॉडी की कोई सी भी स्किन हो सकती है। तो ये भी एक तरीके का कंपल्सिव बिहेवियर है। ट्रिकोटेलोमेनिया, ट्रिकोटेलोमेनिया के अंदर हेयर पुलिंग डिजीज होती है ये, जिसके अंदर एक एक करके बॉडी के सारे हेयर पुल कर लिए जाते हैं, मतलब बाल तोड़ लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, और वो इंसान ये इनवॉलेंट्री करता है, जानबूझ के नहीं करता, अपने आप उसको करना पड़ता है, नहीं तो थॉट्स नहीं रुकेंगे। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को अपनी बॉडी टाइप से लेकर अपने पूरे इमेज, बॉडी इमेज से लेकर प्री ऑक्यूपेशन होता है, यानी थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसको लेकर, उसे अपनी बॉडी में बहुत सारे फ्लॉज दिखते हैं, अपनी अपेयरेंस अच्छी नहीं लगती, और इसकी वजह से वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स करते हैं ठीक करने के लिए, किसी भी तरीके से अच्छा दिखने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा लेवल पे हो तभी हम इसे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं। और फैक्ट्री रेफरेंस डिसऑर्डर, इसके अंदर एक इंसान को ऐसा फील होता है कि उनसे बदबू आती है, गंदी स्मेल आती है, या फिर एक ऐसी बॉडी ऑर्डर आती है जो अच्छी नहीं है, और रियल में बाकी लोगों को तो कुछ स्मेल नहीं आती, उनको लगता है ऐसा कि उनमें से स्मेल आती है। ये किसी तरीके के ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो कोई तरीके का, तो ये डेवलप हो सकती कंडीशन, और ऐसे भी जेनेटिक भी हो सकती है, पर ये सारे ओसीडी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। कॉजल फैक्टर्स ऑफ ओसीडी, जेनेटिक कॉजेज इसमें फर्स्ट आएंगे। जेनेटिक कॉजेज यानी फैमिली हिस्ट्री, किसी पर्सन के फैमिली के अंदर पहले से ही ओसीडी है किसी को, या फिर एंसेस्टर्स में से यानी ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स में से किसी को अगर ओसीडी था कभी, तो हो सकता है ये पर्सन प्रीडिस्पोजाइज्ड हो डिसऑर्डर डेवलप करने के लिए। ट्विन स्टडीज ये कहती हैं, इसमें ट्विन स्टडीज सेकंड पॉइंट आएगा कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस में से किसी एक को ओसीडी है तो हो सकता है दूसरे वाले को लाइफ में कभी ओसीडी डेवलप हो जाए।
नेक्स्ट पॉइंट, डिसरेगुलेशन ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है बॉडी का, जिसका काम होता है मूड को रेगुलेट करना। यानी आप जो मूड एक्सपीरियंस करते हैं, खुशी, दुख या गुस्सा, किसी भी तरीके के जो इमोशंस होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम होता है। तो अगर इसके अंदर स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज आ जाए तो ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर हो सकते हैं। फिर डोपामिन भी आ सकता है इसके अंदर, वो भी अगर उसके अंदर भी ज़्यादा या कमी हो या ज़्यादा हो तो वो भी थोड़ा सा कर सकता है। मेनली सेरोटोनिन होता है। नेक्स्ट होता है बिहेवियरल कॉजेज। बिहेवियरल कॉजेज ये कहता है कि फॉल्टी कंडीशनिंग, यानी जो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरीज अपन ने पहले पढ़ रखी हैं, उसमें अगर गलत तरीके की कंडीशनिंग हो जाए तो आपको ओसीडी डेवलप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर अगर न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो एसोसिएट हो जाता है एंजाइटी से, तो आप उस एंजाइटी को खत्म करने के लिए या रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपल्सिव बिहेवियर्स में एंगेज हो सकते हो। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होगा कि रीइंफोर्समेंट की वजह से कंपल्सिव बिहेवियर्स जो होते हैं वो टेम्परली एंजाइटी को रिलीव करते हैं, जिसकी वजह से एक साइकिल बन जाती है। नेक्स्ट आते हैं कॉग्निटिव कॉजेस पे। नेगेटिव थॉट्स और बिलीव्स। नेगेटिव थॉट्स और बिलीव्स की वजह से अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, जो कि एक तरीके से थ्रेटनिंग और हार्मफुल फील हो रहे हैं इंडिविजुअल को, जिसकी वजह से रिजिड बिलीव्स हो रहे हैं। यानी आप रिजिड बिलीव्स यानी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स जो कि किसी कोई भी इंडिविजुअल खत्म नहीं कर सकता, वो जिस तरीके से हैं आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो ऐसे थॉट्स इंडिविजुअल का आ रहे हैं जो कि नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, यानी आप गलत तरीके के बिहेवियर्स में एंगेज हो रहे हो। दूसरी चीज आती है स्टीरियोटाइपिंग, या फिर बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करना किसी भी सिचुएशन को। यानी कोई भी छोटी सी भी बात हुई है उससे आप बहुत बड़े बड़े कंक्लूजन्स निकाल लो, नेगेटिव इवेंट्स जो है उन सिचुएशंस को फिर एंजाइटी से एसोसिएट कर देते हैं, और फिर आपको ऑब्सेशंस होने लग जाते हैं, यानी नेगेटिव बिलीव्स होने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद आते हैं एनवायरमेंटल कॉजेज, जिसके अंदर ऑब्वियसली लाइफ स्ट्रेसेस आएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं लाइफ के अंदर, जिससे इंडिविजुअल रिकवर होने से पहले ही कुछ और ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो जब बार बार नई चीज़ें आती रहती हैं तो हो सकता है ओसीडी के सिम्टम्स डेवलप हो जाएं, या फिर पेरेंटिंग स्टाइल्स की वजह से भी हो सकता है। अगर पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं तो ओसीडी के सिम्टम्स बाद में डेवलप हो सकते हैं। फिक्सिएशन एट एनल स्टेज। सो जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, वो ये सजेस्ट करती है कि अगर एनल स्टेज के अंदर फिक्सिएशन हो जाए, यानी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अपने बॉडीली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो 18 मंथ से लेकर 3 मंथ्स तक होते हैं इंडिविजुअल्स को एनल स्टेज के टाइम पे, यानी जब आप बाउल मूवमेंट करते हो, तो वो नहीं हो पाए और किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आने लग जाए, या एक्सेसिव बाउल मूवमेंट हो या एनल मूवमेंट हो, तो उसकी वजह से बाद में जाके ओसीडी डेवलप हो सकता है। रैपिड एक्टिविटी इन फ्रंटल लोब और बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का मेनली काम होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, प्लानिंग के अंदर, हैबिट फॉर्मेशन के अंदर। तो जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने लग जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर न्यूरॉन्स फायर होने लग जाएं, तो हो सकता है कि हैबिट फॉर्मेशन यानी कंपल्शंस हो सकें या ओसीडी से ओसीडी फॉर्म हो सके। इसमें लास्ट चीज आती है ब्रेन एबनॉर्मलिटीज, यानी ब्रेन के किसी पार्ट में, कॉर्टेक्स के अंदर या फिर न्यूक्लियस के अंदर कुछ किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी आ जाए, यानी एक्सीडेंट की वजह से आपके लग जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इंडिविजुअल को ओसीडी डेवलप हो सकता है। यानी कुछ एरियाज होते हैं जो डिसीजन मेकिंग से
इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आपके रिवॉर्ड से लेकर या इम्पल्सेस मैनेज करने के जो एरियाज होते हैं ब्रेन के अंदर, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं या फिर डैमेज हो जाए, एबनॉर्मलिटीज आ जाए, तो ओसीडी डेवलप हो सकता है. These were all the causes of OCD. There are more causes, but this is what you need for exams. This was all about OCD. Please like, share and subscribe to my channel, and comment down below all your thoughts and suggestions. Thanks for watching. Bye.